वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम राजेंद्र एन शाह का केस देखेंगे। राजेंद्र एन शाह के केस में ही पार्ट 9 बी, ये रिसेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट पार्ट 9 बी को शट डाउन कर दिया गया है। पार्ट 9 बी किस चीज से डील करता है? हमारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से डील करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 बी किसका है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं इस तरह से लिखूंगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो 9th बी कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया? 97th अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया इन 2011 में। सो टॉपिक पर जाने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि 97th अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो इंसर्ट किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो 97th अमेंडमेंट में तीन चीजें इंसर्ट की गई थी। सबसे पहला तो हमारा एक फंडामेंटल राइट जो है उसे इंसर्ट किया गया था, जो कि ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स है, नॉट टू एवरी पर्सन, ठीक है। सो कौन से आर्टिकल में इसको एड ऑन किया गया था? आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लोज सी, टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन एंड यूनियंस। फाइन। सेकेंड इज पार्ट फोर्थ किससे डील करता है? हमारा डीपीएसपी से। इसमें एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 43 बी। इसमें स्टेट की ड्यूटी इंपोज की जाती है टू प्रमोट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एंड टू स्ट्रेंथन, ओके फाइन। एंड मेन पार्ट जो है हमारा पार्ट 9th बी, राजेंद्र एन शाह के केस में सिर्फ इसी पार्ट को चैलेंज किया गया था, जो कहां से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 243 जेड एच से स्टार्ट होकर जेड टी तक ये चलता है, ठीक है। किससे डील करता है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से डील करता है, ठीक है। तो अगर इन वाले प्रोविजंस को आप देखोगे तो जैसे कि एक कंपनीज का एक हमें एक्ट प्रोवाइड किया जाता है कि उसका नेचर क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होगी, मेंबर्स की इलेक्शन कैसे होंगे, ऑफेंसेस होते हैं तो पेनल्टीज कैसे होंगी, ठीक है, मीटिंग्स कैसे होंगी, सस्पेंशन कैसे होगा, ये सारे प्रोविजंस हमें प्रोवाइड किए गए थे। आप अगर आर्टिकल सारे देखोगे, डेफिनेशन, इनकॉर्पोरेशन, टेन्योर, इलेक्शन, सप्रेशन, सस्पेंशन, ऑडिट जो कि 6 मंथ्स में होता है, मीटिंग्स, मेंबर्स के राइट रिगार्डिंग इंस्पेक्शंस, रिटर्न्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एंड ये सारा पार्ट जो है, ये इस पूरे पार्ट को राजेंद्र एन शाह के केस में चैलेंज किया गया था, ठीक है। एक तो पार्ट नाइन्थ बी जो है, इसमें दो चीजें प्रोवाइड की गई है। एक तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो कि विद इन वन स्टेट होती है, इसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ विद इन वन स्टेट होती है। दूसरा है हमारा मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये मोर देन वन स्टेट होती है। एक स्टेट में इसकी लिमिट नहीं होती है, मोर देन वन स्टेट। इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो क्या होगा? अमूल, इसका नाम तो अपने सबने सुना होगा, ठीक है। सो 97th अमेंडमेंट के थ्रू तीन चीजें इंसर्ट की गई थी, ये हमें पता चल गया। सबसे पहला फंडामेंटल राइट, सेकेंड इज हमारा डीपीएसपी, एंड थर्ड वन इज पार्ट 9 बी के अंदर हमें कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि पूरा एक मैनेजमेंट के लिए सारे प्रोविजन जो है पूरे के पूरे मैनेजमेंट के लिए ही प्रोवाइड किए गए हैं। इस पूरे पार्ट को राजेंद्र एन शाह के केस में चैलेंज किया गया था। कहाँ पर चैलेंज किया गया था? 2012 में ये चैलेंज किया गया था बिफोर दी गुजरात हाई कोर्ट। ये अमेंडमेंट कब आया था? 2011 में, ठीक है। फिर ये 2012 में गुजरात हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट का इस केस में क्या कहना है कि उन्होंने पार्ट 9 बी को कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया था, कंप्लीटली अल्ट्रा वायरस कर दिया था। यह भी पार्शियली वर्ड यूज नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। गुजरात हाई कोर्ट ने इसको कंप्लीटली जो है उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया था। किसको अल्ट्रा वायरस किया था? पार्ट 9 बी को, चाहे वो स्टेट कॉर्पोरेटिव से डील करता है, चाहे वो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव से डील करता है, फाइन। पर इनका रीजन क्या था?
आपने रेटिफिकेशन नहीं लिया अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो। आर्टिकल 368 सब आर्टिकल 2 प्रोवाइजो का आपने अडॉप्ट नहीं किया प्रोसीजर, ठीक है। रेटिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, आपने इस रेटिफिकेशन को नहीं लिया, इनका रीजन ये था। देन ये मैटर जो है ये फिर से चैलेंज होता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट पार्ट 9 बी को पार्शियली स्ट्रक डाउन करती है। कौन सी पार्ट को स्ट्रक डाउन करती है? जो कि स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से था, जो सिर्फ सिंगल एक विद इन वन स्टेट था ना, सिर्फ उस पार्ट को जो है उसको शट डाउन कर देती है, ठीक है। ऑपरेटिव पार्ट कौन सा बचता है? सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, सिर्फ ये पार्ट बचा है जो कि ऑपरेटिव फॉर्म में है। इसका आर्टिकल कौन कौन सा था? आर्टिकल आर्टिकल कौन सा था मल्टी स्टेट का? आर्टिकल 243 ZR एंड ZS। ये दो आर्टिकल जो है ये अभी भी ऑपरेटिव फॉर्म में है। बाकी का पार्ट जो है 9th बी का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया इन द केस ऑफ राजेंद्र एन शाह के केस में, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीजन क्या दिया? जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि आपने प्रोवाइजो का जो प्रोसीजर है आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रीजन था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इस पूरे केस में दो रीजंस को किया और तीसरी चीज एक अप्लाई किया। उन तीनों चीजों को हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला क्या था? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और अब और आपको ये बात पता होगी कि स्टेट लिस्ट का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये ध्यान रखना। एंट्री नंबर 32 स्टेट लिस्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कई बार एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। एंड सेकंड इसमें क्या था? मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ये किसका पार्ट है? ये सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है। एंट्री नंबर 43। एंट्रीज पर ध्यान देंगे। पहला हो गया हमारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, एंट्री 32। मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो कि सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, एंट्री नंबर 43, ठीक है। पर एक चीज ध्यान करना कि एंट्रीज जो है हमें 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है? हमें 3 लिस्ट दी गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। पर कभी भी 7th शेड्यूल के अंदर पावर का मतलब दे नहीं रखा है कि किसके पास कौन सी पावर होगी। तो ये हमें कहाँ दे रखी है? तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम 7th शेड्यूल पढ़ेंगे, इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 246 जहाँ पे पावर्स मेंशन की गई है, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास हुई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। एंड कॉन्करेंट की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तो हमें ये दिया। Cooperative society part of subject of state list and the multi-state cooperative society subject of central list. Then दूसरा अब हम आते हैं प्रोसीजर पर। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट का क्या कहना था कि आपने प्रोसीजर जो है वो ड्यूली अडॉप्ट नहीं किया है प्रोवाइजो का। तो प्रोवाइजो पर जाने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है इसके अंदर, ठीक है। आर्टिकल 368 जब हम देखते हैं बीरेक की लैंग्वेज जब आप भी देखोगे तो दो तरह के आपको प्रोसीजर मिलेंगे फॉर द अमेंडमेंट। एक होगा 368, एक होगा 368 सब आर्टिकल 2 एंड 368 सब आर्टिकल 2 प्रोवाइजो में, ठीक है। पर ये हो गया हमारा जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अगर हम अमेंड करना चाहते हैं तो हमें ये जनरल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है? इसमें पहले तो हमें इंट्रोडक्शन करना है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, जरूरी नहीं है कि लोकसभा हम जाएंगे, किसी भी हाउस में हम पहले इसको इंट्रोडक्शन करेंगे। देन हम इसे मेजोरिटी से पास करेंगे, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है।
2/3 से कम की मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है और जितने भी मेंबर्स ने वोटिंग की है, ठीक है। देन ये कहाँ पर जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये जनरल प्रोविजन जनरल प्रोसीजर आपको ये बात पता ही होगी कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने इंट्रो कर लिया, इंट्रो के बाद क्या गए, मेजोरिटी हो गया, मेजोरिटी कितना होना चाहिए, 2/3 से नीचे नहीं होनी चाहिए, देन प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है। ये हमारा जनरल। अब हम जाएंगे प्रोवाइजो के प्रोसीजर पे। प्रोवाइजो के प्रोसीजर में हमें क्या दे रखा है, इसमें पहले तो आपको सब आर्टिकल 2 वाला प्रोसीजर पूरा करना होगा। क्या था इसमें, वही इंट्रो था, इंट्रो किया आपने, मेजोरिटी से पास किया, मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट था, पर प्रोवाइजो में प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले हमें क्या करना है, रैटिफिकेशन लेना है। किसका रैटिफिकेशन लेना है, स्टेट लेजिस्लेचर का रैटिफिकेशन लेना है। कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 1/2, नॉट लेस देन 1/2, एक आधे से ज्यादा रैटिफिकेशन, आधे से कम की रैटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। दोनों प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ रैटिफिकेशन का फर्क है। जनरल जनरल जो प्रोसीजर है उसमें रैटिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बट प्रोवाइजो के अंदर रैटिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी चीज के लिए रैटिफिकेशन हमें चाहिए, तो उसके सब्जेक्ट मैटर हमें कहाँ दे रखे हैं, प्रोवाइजो में ही दे रखे हैं। 5 क्लोजेस दे रखे हैं प्रोवाइजो के अंदर। ये जो प्रोवाइजो वाला प्रोसीजर है, जो प्रोवाइजो वाला प्रोसीजर है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 क्लोजेस के अमेंडमेंट तक ही अप्लाई होगा। इसके बाहर का अगर कोई सब्जेक्ट है तो कौन सा प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, हमारा जनरल वाला प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कौन से है प्रोवाइजो के अंदर, जहाँ पे हमें प्रोवाइजो वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले तो हो गया 54 एंड 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, 73 एंड 162 ये हो गया हमारा पावर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन, ठीक है। 241 हमारा हो गया हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी। 279 ए किससे डील कर रहा है, हमारा जीएसटी काउंसिल, ठीक है। ए में तो हमारा ये हो गया, ठीक। बी में हमारी हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट। फिर आता है हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन, 2 सब्जेक्ट मिल गए, ए बी एंड सी में क्या है, सी में लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, जहां पे हमारा राजेंद्र एन शाह का केस इस पार्ट में कवर हो रहा है। डी में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव में अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो, या ई में आर्टिकल 368 में ही अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो कौन सा प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइजो का प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहां तक समझ आया, कैसे कैसे था, एक तो जनरल वाला कैसे हुआ, जनरल प्रोसीजर इंट्रो किया हमने, फिर हमने मेजॉरिटी से पास किया उसको, मेजॉरिटी कितना होना चाहिए, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, देन प्रेसिडेंट के पास हम इसे ले गए, ठीक है। बट स्पेशल प्रोसीजर में क्या था, हमें वो 5 सब्जेक्ट पर ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए ही ये प्रोसीजर अप्लाई होगा स्पेशल वाला। स्पेशल में क्या था, इंट्रो, इसमें भी हम इंट्रो करेंगे, फिर मेजॉरिटी हमें चाहिए, मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, देन रेटिफिकेशन चाहिए हमें, लेकिन किसकी रेटिफिकेशन चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा ये, फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में, क्लियर है यहाँ तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 चीजों को एनालाइज किया, 2 चीजों को देखा, एंड देन इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई किया गया इन दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए, मतलब कि स्टेट कॉर्पोरेटिव एंड दी मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव वाले पार्ट को, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एक चीज वैलिड है, एक चीज अनवैलिड है। क्योंकि जो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका पार्ट था? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था, सॉरी सेंट्रल लिस्ट का पार्ट था, ठीक है। तो मल्टी स्टेट जो है वो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी में था। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्यों अप्लाई किया गया है? पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए। जो भी अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी के अंडर में है उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि वो पार्ट ऑपरेटिव रहेगा। जैसे मल्टी स्टेट वाला जो पार्ट है ये अभी भी ऑपरेटिव फॉर्म में है। आर्टिकल कौन सा था? ZR एंड ZS, ठीक है। और जो पार्ट पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी में अकेले नहीं था, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्यों नहीं था इनकी कॉम्पिटेंसी में? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पावर, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। किसकी पावर थी? स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी। तो इस कारण से इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि शट डाउन कर दिया गया इसको। सो ये था हमारा राजेंद्र एनशाह का केस। आई होप आपको समझ आया हो। एक 2021 लास्ट ईयर एक मिनिस्ट्री जो है वो नई बनाई गई है, आई होप कि आपको ये बात पता होगी, वो भी कॉरपोरेशन से रिलेटेड ही है। इसके बारे में आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ये मिनिस्ट्री अभी 2021 में ही फॉर्म की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अमित शाह। इनके पास अब दो मिनिस्ट्री हो गई है, एक तो होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। इसके ऑब्जेक्टिव भी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ही था, फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो भी प्रोसेसर वगैरह है वो इतने ईजियर होने चाहिए कि इतना मतलब मामला ना खींचे। और दूसरी चीज फॉर द स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। ये दो, मतलब ऑब्जेक्टिव तो कई सारे हैं पर मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए ये दो है। सो यहाँ पे ये दो हमारे वीडियो का पर्पस खत्म होता है। एक लास्ट वर्ड, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आर्टिकल 368 का, आर्टिकल 368 का क्लोज 4 एंड क्लोज 5 कौन से केस के अंडर शट डाउन किया गया है? बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। गिव मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।